जय हिंद दोस्तों। मेवाड़ रियासत के बारे में हम पढ़ रहे थे। मेवाड़ रियासत में किस प्रकार से पहला शाखा होता है, कौन कौन से प्रतापी राजा आते हैं और सिसोदिया वंश की संस्थापक कौन थे, मेवाड़ रियासत की स्थापना कैसे हुई थी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमने कवर कर लिए थे। अब पढ़ेंगे हम राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा के बाद में या राणा सांगा से जो ये शासन शुरू होता है मेवाड़ रियासत का, कैसे कैसे युद्ध होते हैं, किन किन के साथ युद्ध होते हैं और राजस्थान के अंदर मुगलों का प्रवेश कब होता है, इन सभी के बारे में तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं। राणा सांगा जो शासक बने थे 1509 के अंदर। जैसे मेवाड़ का पहला पितरंता हमने पढ़ा था किससे कहा जाता है, उसके बाद में कुंभा कुंभा के दोबारा बहुत सारे निर्माण करवाए गए थे। कुंभलगढ़, दुर्ग, सहारनपुर युद्ध का होना, ऐसे ऐसे बेहतरीन प्रश्न हमने पढ़ लिए थे। तो राणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। राणा सांगा को कहा जाता है हिंदूपत। पाती परवन समस्त हिंदू व राजपूत शासकों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करने वाला शासक था सांगा। यानी सांगा के द्वारा पाती परवन की नीति अपनाई गई थी। मुगलों को खदेड़ने के लिए समस्त हिंदू और राजपूत शासकों को उन्होंने एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। मीरा के पति भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कमेंट में बताइए आप कि मीरा की मूर्ति, मीरा का मंदिर कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है। राणा सांगा के महत्वपूर्ण युद्ध देख लीजिए आप। वैसे तो राणा सांगा ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। इतिहास ही बताता है कि राणा सांगा ने लगभग 100 युद्ध लड़े थे, जिसमें से वह एक युद्ध हारा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण परीक्षा के अंदर जो पूछे जाते हैं, पहला आता है कैथोलिक का युद्ध। कैथोलिक का युद्ध आता है 1517 में। ये हुआ था कोटा के अंदर। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, इसमें राणा सांगा जीते थे। बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ था धौलपुर के अंदर। इसमें इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, तो इसमें भी कौन जीते थे, राणा सांगा जीते थे। ब्याना का युद्ध हुआ था भरतपुर के अंदर, बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें कौन जीते थे, राणा सांगा जीते थे। खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था भरतपुर के अंदर। बाबर जीतते थे इसमें और राणा सांगा इसमें हार चुके थे। अब देखिए आप, खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ होता है। इसमें राणा सांगा पूर्ण रूप से घायल हो जाते हैं और राणा सांगा के जो सरदार है, ये कहते हैं, राणा सांगा अपने सरदारों को कहता है कि आप सिंहासन पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाइए जो पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से सक्षम हो। लेकिन उनके सरदारों ने कहा कि अगर मेवाड़ के सिंहासन पर कोई बैठेगा तो राणा सांगा ही बैठेगा। आप अपाहिज जरूर हो चुके हो, आप जीर्ण शीर्ण अवस्था में जरूर हो, लेकिन मेवाड़ का सिंहासन आप ही संभालोगे। तो उसके बाद राणा सांगा ने अपने पुणे पुणे इनका युद्ध होता है, बाड़ी का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, और यहाँ पर भी इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो एक घटना होती है, इब्राहिम लोदी के द्वारा बाबर को भारत में लाना, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाबर स्वयं आया था भारत के अंदर, तो वो तो भारत इतिहास के अंदर पढ़ेंगे हम कभी। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण युद्ध है, ये पूछ ली जाते हैं कौन सा युद्ध कब हुआ था, किन के मध्य हुआ था, कौन जीते थे। पहली बार तोपों का प्रयोग करना बाबर के द्वारा कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में, ये भरतपुर के अंदर है। क्या खास बात होता है, देखो युद्ध की विशेष बातें। खानवा युद्ध की, खानवा युद्ध जो अंतिम युद्ध हुआ था राणा सांगा का, तो उसकी खास बात है कि खातौली के युद्ध में मीरा के पति भोजराज मारे गए थे। ये तो खातौली के युद्ध में मारे गए थे। इस युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ कट गया था और पैर से भी अपाहिज हो गए थे। बाड़े का युद्ध जीतने के बाद राणा सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था। बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा को प्रतिज्ञा भंग करने वाला शासक माना जाता है। एक पहले भी हमने पढ़ा था, वचन भंग का प्रतीक, वचन भंग का प्रतीक वो किससे संबंधित था, वो था राणा लाखा से संबंधित। और ये है प्रतिज्ञा भंग करने वाला शासक, ये बाबरनामा में लिखा गया राणा सांगा के लिए। बयाने के युद्ध में बाबर की सेना तितर बितर हो गई थी। खानवा युद्ध से पहले बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, जिहाद का नारा दिया था और तुलगुमा पद्धति की उल्लेख करते हुए उन्होंने युद्ध किया था राणा सांगा के साथ और सबसे पहले तोपों का प्रयोग भी किया था। यहाँ पर बयाना युद्ध के बाद बाबर की सेना वो भागने लगी थी और ऐसा देखते हुए बाबर ने जोश बढ़ने के लिए गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का नारा दिया था। अपनी सेना को बताया था कि उन्हें किसके लिए लड़ना है, अपने धर्म के लिए लड़ना है। जीत गए तो पूरे साम्राज्य पर उनका अधिकार हो गया और मर गए तो अल्लाह के बंदे कहलाएंगे वे। खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर सांगा के सेनापति झाला अज्जा का संबंध किससे, राणा सांगा से, और झाला बीदा का संबंध ये महाराणा प्रताप से, जो आगे पढ़ेंगे। झाला अज्जा ने राणा सांगा का मुकुट पहना था। राणा सांगा को इस युद्ध में बताए जाते हैं कि 80 घाव लग गए थे। उसके सरदार सांगा को कहां पर ले गए, बसवा में ले गए। कालपी में सांगा को सरदारों ने जहर दे करके मार दिया था। मांडलगढ़ में इनका दाह संस्कार हुआ, जहां पर इनके 8 खंभों की छतरी है। और खानवा युद्ध के बारे में बाबर ने कहा था अपने जीवन का काला दाग।
खानवा युद्ध के बारे में बाबरनामा में लिखा गया है। बाबर ने कहा था कि ये उसके जीवन का काला दाग था। आगे अगला जो शासक आता है वो आता है महाराणा विक्रमादित्य। इसके समय में महाराणा विक्रमादित्य के समय में मेवाड़ का दूसरा जो शाखा होता है, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। विक्रमादित्य जो शासक बने तो उनकी माता उनकी संरक्षिका बनी थी, क्योंकि विक्रमादित्य आयु में छोटे थे। 1535 में गुजरात शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो कर्मावती ने चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए अपने दूत पद्म शाह के माध्यम से हुमायूं को राखी भेजी थी। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, किसकी सहायता से? अपने एक दूत था पद्म शाह। पद्म शाह हुमायूं के पास जाता है राखी लेकर के। हुमायूं के समय पर न आने पर कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को उनके ननियाल बूंदी भेज दिया था, और देवलिया के रावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बना दिया था। यहाँ पर देखो, बाघ सिंह के द्वारा केसरिया किया जाता है और कर्मावती के द्वारा जौहर किया जाता है। यहाँ एक घटना और भी होती है। बहादुर शाह ने हुमायूं को ये सूचना भेज दी थी कि आप इनकी सहायता के लिए मत आइए। अगर आप इनकी सहायता के लिए आएंगे तो हमारा आपस में युद्ध होगा और ये जिहाद के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। तो यहाँ पर हुमायूं है वो जानबूझकर नहीं आए थे। इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि हुमायूं आने में देरी कर चुके थे। यहाँ पर बहादुर शाह ने यहाँ पर हुमायूं को भेज दी थी सूचना कि आप इस युद्ध में न आए। इस युद्ध में कर्मावती ने 1300 रानियों के साथ जौहर किया था। रावत बाघ सिंह और राणा सज्जा के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। देखिए बहुत सी कम किताबों में मिलता है कि रावत बाघ सिंह के साथ जो केसरिया धारण करने वाले थे वो राणा सज्जा थे। तो यहाँ पर बहुत कम मिलता है, बहुत सी कम किताबों में मिलता है। पूछ भी लिया जाए अगर मेवाड़ के दूसरे शाखे में केसरिया धारण करने वाले दो मुख्य सेनापति कौन थे? रावत बाघ सिंह थे और राणा सज्जा थे। मेवाड़ और चित्तौड़ का दूसरा महत्वपूर्ण शाखा था। 1536 में दासी पुतलदे के पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। दासी थी पुतलदे का पुत्र था बनवीर। बनवीर ने मेवाड़ पर अपना शासन चलाने के लिए विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। और यहाँ पर देखो, पन्नादाही ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। ये तो बहुत जगह पढ़ा होगा आपने कि अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के कीरतबारी की सहायता से, किसकी सहायता से? कीरतबारी की सहायता से उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में सुरक्षित पहुंचाया था, और जहां पर आशा देवपुरा ने उदय सिंह की सुरक्षा की थी। पन्नादाही का स्मारक कहां पर बना? कमेरी राजसमंद के अंदर बना हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पन्नादाही एक गोरादाही, ये गोरादाही का संबंध है वो मारवाड़ रियासत से। मारवाड़ जो अजीत सिंह की दाई मां थी। आगे जो राजा आते हैं महाराणा उदय सिंह जी आते हैं। देखिए महाराणा उदय सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं हम। पाली के अखीराज सोनगरा की पुत्री जयवंताबाई का विवाह उदय सिंह के साथ हुआ था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1537 में कुशलगढ़ दरबार में 15 वर्ष की आयु में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 15 वर्ष की आयु में। कहां पर? कुशलगढ़ दरबार के अंदर 1537 में। 1540 के मावली के युद्ध में महाराणा उदय सिंह ने बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बनवीर और उदय सिंह के मध्य युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम था मावली का युद्ध 1540 में। 1544 में शेरशाह सूरी की आक्रमण से पहले ही उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग शेरशाह सूरी को दे दिया था। ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का प्रथम शासक था उदय सिंह, जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की। देखिए बड़ा जोरदार प्रश्न बना यहाँ। मेवाड़ का पहला शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। अफगान कौन थे? वे शेरशाह सूरी थे। उदय सिंह ने योगी प्रेमगिरी की सलाह से 1559 में उदयपुर शहर बसाया था। किताबों में ये लिखा जरूर आता है कि 1559 में उदयपुर शहर बसाया गया था, लेकिन किसकी सलाह से? योगी प्रेमगिरी की सलाह से। उदयसागर झील का निर्माण भी करवाया था 1559 में। आगे देखिए आप, उदय सिंह के द्वारा फतेहसागर झील के किनारे मोती महल बनवाए गए थे। उदय सिंह ने बहुत सी कलाकृतियों का निर्माण भी करवाया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण था भाई कौन सा? फतेहसागर झील। ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर। 1567 और 68 में मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था। इस साके में महाराणा उदय सिंह पर अकबर ने आक्रमण किया था, लेकिन उदय सिंह अपनी पत्नी जयवंताबाई को लेकर के कहां पर चले गए? गोकुंदा की पहाड़ियों में चले गए। देखिए यहाँ पर उदय सिंह है वो मेवाड़ पर आक्रमण होने से पहले वो गोकुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे। और इस समय जो उदयपुर की बागडोर थी वो किसके हाथ में थी? वो जयमल मेड़ते और फतेह के हाथों में उदय सिंह ने मेवाड़ की या चित्तौड़ की बागडोर दे दी थी। जयमल मेड़तिया को अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से गोली मारी, जिससे जयमल पैर से अपाहिज हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अकबर की बंदूक का नाम क्या था भाई? संग्राम से गोली मारी और जयमल क्या हो गए? पैर से अपाहिज हो गए। जयमल के अपाहिज होने के कारण वीर कल्ला राठौड़ ने उसे अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। वीर कल्ला को 4 भुजा वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये भी आ जाता है कि मेवाड़ के तीसरे साके में कौन से लोक देवता ने भाग लिया था? कौन से लोक देवता ने युद्ध किया था? वे थे वीर कल्ला राठौड़। कौन थे? वीर कल्ला
राठौड़। इस युद्ध में जयमल, फतेह और वीर कला के नेतृत्व में केसरिया हुआ था और फतेह की पत्नी थी फूल कमर। फतेह की पत्नी थी फूल कमर के नेतृत्व में 7,000 रानियों ने जोहर किया था। जयमल व फतेह की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने अपने आगरा दरबार के बाहर दोनों की गजारोट मूर्तियां बनवाई थी। और ये वर्तमान में ये मूर्तियां कहां पर है भाई? यह है जूनागढ़ किला, बीकानेर के अंदर जूनागढ़ किला आता है, वहां पर मुख्य द्वार पर। ये शासक थे राय सिंह, ये आगरा से लेकर आए थे। वर्तमान में मूर्तियां हैं, ये कहां पर है? जूनागढ़ किले के बाहर लगी हुई है। आगे देखो आप, मेवाड़ पर अधिकार करने के बाद अकबर ने अब्दुल मजीद आसफ खां को चित्तौड़ दुर्ग का अधिकार नियुक्त करके अजमेर की ओर चला गया। अजमेर जाते समय पिंडीली में महाराणा उदय सिंह की सेना ने अकबर की सेना पर आक्रमण कर दिया था। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोकुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो जहां इनकी मृत्यु हो जाती है वहां पर अगला जो राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के बारे में जो इंटरेस्टिंग कहानी है, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का। पहला ऐसा शासक था महाराणा प्रताप जिसने किसी की मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो इसके बारे में हम महाराणा प्रताप के बारे में और इनके पुत्र थे अमर सिंह, उनकी वीरता के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आपको अच्छी क्लास ये लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।